हम दो बहनें यतीम थी। चचा के घर रहती थी। चचा का बेटा मुझ पर गलत नजर रखता था। चची का रवैया भी हमारे साथ सख्त था। मेरे चचा ने आनन फानन मेरी शादी करवा दी और कहा छोटी बहन को भी साथ ले जाऊं। मेरा शौहर अच्छा था, इसीलिए मेरी बहन मेरे साथ रहने लगी। एक रात मैं नींद से जागी तो ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि मेरी बहन मेरे शौहर के साथ। जब सर पर बाप का साया ना रहे तो जिंदगी बिल्कुल कड़ी धूप जैसी हो जाती है, क्योंकि बाप का साया ऐसा घना साया होता है जिसमें इंसान हर दर्दो गम से बच जाता है। लेकिन जब बाप ना रहे तो दुनिया बहुत मुश्किल हो जाती है। मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मैं 4 साल की थी जब मेरी माँ का इंतकाल हुआ और मैं 8 साल की हुई तो मेरे बाबा भी चल बसे। मुझसे छोटी एक बहन और थी जो मेरे बाबा के इंतकाल के वक्त सिर्फ 6 साल की थी, और हम इतनी कम उम्री में ही माँ बाप के साये से महरूम हो चुके थे। हम दोनों बहनों पर तरस खाकर हमारे चचा हमें अपने घर पर ले आए थे, और इस तरस खाने के पीछे जो वजह थी वो हमें बाद में मालूम हुई। लेकिन हमारी चच्ची को हमारा आना एक आंख नहीं भाया था, और वो हम दोनों बहनों को बिल्कुल नौकरानियों की तरह रखती। हम दोनों खाने तक को तरस जाते। चचा ने हमें अपने घर में तो रख लिया था, लेकिन उन्होंने कभी पलट कर हमें पूछा भी नहीं था कि हम किस हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम मुकम्मल तौर पर चच्ची के रहम करम पर थे। जैसे जैसे हम बड़े हो रहे थे घर की सारी जिम्मेदारियां हमारे कंधों पर आ चुकी थी। चच्ची की बेटी पढ़ाई के नाम पर आराम करती और हम दोनों बहनें कोल्हू के बैल की तरह काम करती थी। मैं अपनी छोटी बहन के हिस्से का काम भी खुद करने की कोशिश करती, क्योंकि मुझसे ये देखा नहीं जाता था कि मेरी छोटी बहन इतना ज़्यादा काम कर ले। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि एक दिन मुझे यही बहन जहर लगने लगेगी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था हम दोनों बहनें जवान होती जा रही थे, और साथ ही चच्ची की बेटा और बेटी भी जवान हो रहे थे। वक्त के साथ साथ हम दोनों बहनें चच्ची को खटकने लगी और वो हमसे जान छुड़ाना चाहती थी, क्योंकि चच्ची की बेटी के लिए जो भी रिश्ता आता वो हम बहनों को पसंद करके चला जाता। अब तो चच्ची की बेटी को भी हम दोनों बहनों से जलन होने लगी थी। चच्ची के साथ साथ उसने भी हमारा जीना हराम कर दिया था। चच्ची के बेटे की नज़रें भी कुछ ठीक नहीं थी। वो बहाने बहाने से हम दोनों बहनों के करीब आने की कोशिश करता रहता। एक दिन जब चचा घर पर नहीं थे तो चच्ची ने मुझे ऊपर वाले कमरे की सफाई करने के लिए भेजा। हम दोनों बहनें ऊपर वाले कमरे की सफाई करने नहीं जाती थी, क्योंकि ऊपर वाला कमरा चच्ची के बेटे का था, और जब से हम दोनों बहनें जवान हुई थी चचा ने हम पर इस बात की पाबंदी लगा दी थी कि हम इसका कमरे में ना जाएं, और हम दोनों को भी इससे खौफ सा महसूस होता था। जैसे ही चची ने मुझे ऊपर वाले कमरे में सफाई का कहा तो मैंने इन्हें कहा कि चचा जान ने मना किया है। चची ने गुस्से में कहा ज़्यादा काम चोर ना करो और ऊपर जाकर सफाई करो, और इनका बेटा उमर यूनिवर्सिटी गया हुआ है, अभी तक वापस नहीं आया। मैंने भी उमर को वापस आते हुए नहीं देखा था, इसीलिए खामोशी से झाड़ू उठाकर ऊपर चली गई, क्योंकि अगर मैं ना जाती तो चच्ची हमें बुरी तरह जलील करना शुरू कर देती और हमारा खाना भी बंद कर देती। हम इनकी दी हुई मासी रोटी के ताने सुन सुनकर परेशान हो चुके थे। वो हमें दिन में 2 वक्त अपना बचा हुआ खाना देकर ऐसे एहसान जताती जैसे इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ कर दिया हो। जैसे ही मैं ऊपर वाले कमरे में जाकर सफाई करने लगी मुझे एहसास हुआ बाथरूम में कोई मौजूद है। मैं डर कर वापस पलटने ही वाली थी कि जब बाहर से किसी ने दरवाजे की कुंडी लगा दी और मैं कमरे के अंदर ही बंद हो गई। मैंने जैसे ही दरवाज़ा बजाने की कोशिश की मेरा कज़न उमर बाथरूम से निकल कर बाहर आया। वो सिर्फ जीन्स पहने हुए था और उसके बाल भीगे हुए थे। इसने मुझे कमरे में देखते ही मुस्कुराना शुरू कर दिया और अजीब अजीब सी बातें करने लगा। इससे पहले कि मैं ये समझती मेरे साथ क्या हुआ है, अचानक ही चचा कमरे में आए और मुझे पीटना शुरू हो गए। उमर मासूम बना एक कोने में खड़ा था और मुझे ही इल्ज़ाम दे रहा था कि मैंने इसे बहकाने की कोशिश की है। मैं इसे अचानक अफरात पर हक्का बक्का रह गई। मेरे चचा ने मुझे इतना मारा कि मेरे जिस्म पर कोई एक जगह ना बची जहाँ इनकी मार का निशान ना हो। मेरा जोर जोर दुख रहा था और साथ साथ मुझे गालियाँ भी देते जा रहे थे और किरदारी के ताने भी दे रहे थे। चचा कह रहे थे इन्होंने हमारे हाल पर रहम खाकर गलती की, हमने इन्हीं के घर में नकब लगा लिया। मैंने चचा को बहुत समझाने की कोशिश की इसमें मेरी कोई गलती नहीं, लेकिन इनकी नज़र में तो औलाद ही बेकसूर थी और सारी की सारी गलती मेरी ही थी। जब मैं तो ऊपर अपनी मर्जी से नहीं गई थी। मेरी छोटी बहन भी इस अचानक पैदा होने वाले हालात से परेशान हो गई। वो भी समझ नहीं पा रही थी ये सब क्या हुआ। वो नहीं जानती थी कि मुझे चच्ची ने जानबूझकर ऊपर भेजा था। इसे भी यही लग रहा था मैं खौफ से ऊपर आई हूँ, जबकि चचा की तरफ से हमारा ऊपर आना सख्ती से बंद था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं सबको कैसे यकीन दिलाऊं मेरा कोई कसूर नहीं, और मैं जान गई थी कि कमरे की दरवाजे की कुंडी लगाने वाली भी यकीनन मेरी चच्ची थी। ये सब इनकी एक सोची समझी साजिश थी।
चचा ने हम दोनों बहनों को नीचे लाकर हमारे कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। मेरा रो रो कर बुरा हाल हो चुका था, जबकि मेरी बहन मुझे शक भरी नज़रों से देख रही थी। अगले दिन अचानक ही चचा निकाह ख्वाह को लेकर मेरे कमरे में आए और कहा, अगर मैं इनकी ज़रा भी इज्जत करती हूँ तो फ़ौरन निकाह करके के लिए हाँ कर दूँ। मैं नहीं जानती थी मेरा निकाह किसके साथ हुआ है, लेकिन मैंने चचा की खातिर फ़ौरन हाँ कर दी। जब रुखसती का वक्त आया तो मैं अपनी छोटी बहन को भी अपने साथ लेकर अपने ससुराल रवाना हुई। चचा चाहते थे मेरी छोटी बहन आमना को वो अपने पास ही रख लें, लेकिन अब मैं अपनी बहन को चच्ची के रहम करम पर नहीं छोड़ सकती थी। इसीलिए इसे भी अपने साथ अपने शौहर के घर ले आई, लेकिन मैं नहीं जानती थी ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। इसके बाद जो हुआ इसने मेरे होश उड़ा कर रख दिए। मैं तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था रिश्तों के मामले में मैं इतनी बदकिस्मत होंगी। शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल पहुंची तो ये देखकर हैरान रह गई। मेरा ससुराल अच्छा खासा बंगले जैसा घर था, और जब मैं अपने कमरे में अपने शौहर की मुंतज़िर थी तो इस बात ने मुझे हैरान किया कि यह कमरा बहुत बड़ा और ख़ूबसूरत था। और मेरा शौहर कमरे में आया तो मैंने शर्म से नज़रें झुका ली। जब मेरा शौहर ने मेरा चेहरा ऊपर किया तो मैंने देखा कि मेरा शौहर एक कम उम्र शख्स और ख़ूबसूरत शख्स था जो मुझे पहली नज़र में पसंद आया था। और फिर मुझे कुछ दिनों में ही इस बात का एहसास हुआ मेरे चचा ने मेरे लिए एक अच्छे शख्स का इंतखाब किया था। मेरी बहन भी इस घर में बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुजार रही थी। इसने पढ़ाई के लिए आगे दाखिला ले लिया था और मेरा शौहर इसका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। हम जहाँ कहीं भी जाते मेरी बहन भी हमारे साथ होती। मेरा शौहर एक कारोबारी शख्स था, इसके पास पैसे की कोई कमी ना थी। मैं नहीं जानती थी कि हमारा रिश्ता कैसे तय पाया और मेरे शौहर ने मुझसे शादी क्यों की। मेरा शौहर इतने बड़े बंगले में अकेला रहता था, और मैं जब भी अपने शौहर से इसके माँ-बाप के बारे में पूछा तो इसने बताया कि इसका कोई नहीं है। मेरा शौहर अक्सर देर से घर वापस आने लगा और मैं इसके इंतज़ार में परेशान रहती। मेरी बहन भी पढ़ने के लिए चली जाती और मैं इतने बड़े घर में अकेली रह जाती। एक दिन जब मुझे घर के कुछ सामान की ज़रूरत पड़ी तो मैं मजबूरन अकेली घर से निकल आई। मेरे घर से कुछ दूर ही एक सुपरमार्केट थी। जैसे ही मैं सुपरमार्केट में दाखिल हुई तो ये देखकर हैरान रह गई। मेरा शौहर तो मेरी बहन के साथ शॉपिंग करने में मसरूफ़ था। मैंने इन दोनों को देखकर खुद को छुपा लिया और हरगिज़ भी अपना आप ज़ाहिर ना किया, और बगैर कुछ खरीदे ही घर वापस आ गई। मेरा दिल बहुत ज़्यादा बोझल हो रहा था, क्योंकि मेरी बहन ने बताया था कि उसका आज एक ज़रूरी टेस्ट है और मेरे शौहर ने कहा था कि उसकी एक मीटिंग है। लेकिन वो दोनों मेरे पीछे एक साथ क्या कर रहे थे, ये मेरे दिल में ख्याल आया कि शायद मुझे कोई गलतफ़हमी हुई हो। मैंने सोचा मैं बातों बातों में खुद अपनी बहन से इस बारे में पूछ लूँगी। जब मेरी बहन घर वापस आई तो मैंने इससे पूछा कि वो सारा दिन क्या करती रही, जिस पर इसने मुझे फिर वही बताया कि आज वो सारा दिन पढ़ाई में मसरूफ़ रही, क्योंकि इसके इम्तिहान करीब हैं, इसीलिए इसे पढ़ाई में ज़्यादा वक्त लगता है। ये सुनकर मैं खामोश हो गई। मैं जान गई थी कि वो ये बात मुझे कभी नहीं बताएगी कि वो मेरे शौहर के साथ थी। इत्तेफाक से आधी रात को जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरा शौहर कमरे में नहीं था, और जब मैं इसे ढूंढते हुए कमरे से बाहर निकली तो वो मेरी छोटी बहन के साथ बाग में खड़ा बातें कर रहा था। मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखी हुआ था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था मेरी बहन मुझे धोखा दे रही है। मैंने जैसे जैसे उन दोनों पर नज़र रखना शुरू की मुझे यकीन होता चला गया कि मेरे साथ धोखा हो रहा है। मैंने अपनी बहन को आहिस्ता आहिस्ता तंग करना शुरू कर दिया। अब मैं इसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखती थी और मैं इससे घर के बहुत ज़्यादा काम भी करवाने शुरू कर दिए थे। मैं हर बात पर इसे अपने एहसान जताने लगी। मेरी बहन को शायद मेरा बदला हुआ रवैया महसूस हो गया था। इसने 1 से 2 दफ़ा मुझसे जानने की भी कोशिश की कि मुझे क्या हुआ है, लेकिन मैंने एक लफ्ज़ भी ना कहा। मुझसे ये बात हरगिज़ बर्दाश्त नहीं हुई थी कि इसने मेरे पेट पर छुरा घोंप दिया है। मेरा शौहर कारोबार के सिलसिले में शहर से बाहर गया था तो मैं अपनी बहन आमना को कहा कि वो चच्ची के घर वापस चली जाए, मैं इसका खर्च वहीं भिजवा दूंगी। ये सुनकर आमना हैरान रह गई और मेरे पास बैठकर रोने लगी, लेकिन मुझे इस पर ज़रा भी रहम नहीं आया था। मैंने अगले ही दिन इसे चचा के घर भिजवा दिया। मैं अब पुरसकून थी। मेरा शौहर जब वापस आया तो उसने आते ही आमना का पूछा और मुझे आग लग गई। मैंने गुस्से में कहा मैंने आमना को उसके ऐसा घर वापस भेज दिया है। ये सुनकर मेरा शौहर हैरान रह गया और कहने लगा ये घर भी आमना का ही है। मैंने कहा ये घर आमना का नहीं मेरा है और यहाँ आमना का कोई काम नहीं। मेरे शौहर ने मुझे कहा कि अभी मेरे साथ वापस चलो और हम आमना को लेकर वापस आते हैं। तुम जानती तो हो कि तुम्हारी चच्ची का रवैया कैसा है, और फिर तुमने अपनी छोटी बहन को वहाँ मरने के लिए भेज दिया। मेरे शौहर को जितना मेरी बहन से हमदर्दी हो रही थी मुझे इतना ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं ये बात इससे कह नहीं सकती थी, इसीलिए मैं उनके साथ वापस आमना को लेने के लिए चली गई। जब हम वहाँ पहुँचे तो आमना की हालत बहुत बुरी थी। वो घर के काम कर रही थी। चच्ची के बहू ने इन्हें बहुत बुरी हालत में रखा हुआ था और
चच्ची ने एक ही दिन में आमना को दोबारा नौकरानी बना दिया था, लेकिन आज मुझे बुरा लग रहा था। वापसी पर आमना ने बताया कि चच्ची का बेटा जेल में है। इसने किसी लड़की के मुंह पर तेजाब का हमला किया था, जबकि वो एक शादीशुदा आदमी था। तेजाब के हमले की वजह से लड़की का पूरा मुंह जल गया और लड़की के घर वालों ने चच्ची के बेटे को जेल करवा दी है। चच्ची की बहू एक अमीर घराने की लड़की थी, फिर भी उसने अपने शौहर को जेल जाने से ना बचाया और अब उसने चच्ची की जिंदगी मुश्किल बना दी है। चचा को फालिज का अटैक पड़ा है और उनकी हालत बहुत ख़राब थी। आमना को लेकर मेरा शौहर हमें एक फ्लैट में ले आया और अंदर दाखिल होकर मैं हैरान रह गई। पूरा फ्लैट गुब्बारों से सजा हुआ था और हर तरफ लाइटें लगी हुई थी। थोड़ी देर में आमना जाने कहाँ से एक बड़ा सा केक लेकर आ गई और इन दोनों ने मुझे सालगिरह की मुबारकबाद भी दी। आमना ने मुझे बहुत खूबसूरत सा जोड़ा तोहफे में दिया, पर मेरे शौहर ने ये फ्लैट मेरे नाम कर दिया, जो इसने मुझे तोहफे में देने के लिए ख़रीदा था। मैं हक्का बक्का रह गई। आमना ने बताया कि वो मेरे शौहर के साथ मेरी सालगिरह की तैयारियां कर रही थी और वो दोनों मुझे सरप्राइज़ देना चाहते थे, लेकिन न जाने अचानक ही मैंने क्यों उसे चच्ची के घर वापस भेज दिया था। हकीकत जानने के बाद मैं आमना और अपने शौहर की नज़रों में नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रही थी। मैं जो उन दोनों पर शक कर रही थी, वो दोनों तो मेरी ही खुशियां मनाने की तैयारियों में लगे हुए थे। मैंने बिल्कुल आमना पर इसी तरह शक किया था जैसे मेरे चचा ने मुझ पर शक किया था। मैंने हाथ जोड़कर उन दोनों से माफ़ी मांग ली थी और इन्हें बता दिया था मैं आमना को वापस चच्ची के घर क्यों भेजा था। मेरे शौहर ने आज हम दोनों को एक और बड़ी हकीकत बताई कि वो कोई गैर नहीं बल्कि हमारे मामू के बेटे हैं। जब हमारे वालिद का इंतकाल हुआ तो वो एक बहुत बड़ी जायदाद हम दोनों बहनों के नाम पर छोड़कर मरे थे। इसीलिए चचा ने हम दोनों बहनों को अपने साथ रख लिया और हमारे ननिहाल वालों के साथ हमारा ताल्लुक ख़त्म करवा दिया था और चचा ने आहिस्ता आहिस्ता सारी जायदाद अपने नाम कर ली थी। चची हम पर ऐसे एहसान जताती थी जैसे हम उन पर बोझ हों, लेकिन दरअसल वो हमारा हक खा रही थी और मेरे बाबा ने मरने से पहले हमारा रिश्ता तय कर दिया था। एक दिन चचा ने अचानक ही उनसे रब्ता किया और शादी का पूछा और यूं फ़ौरन ही हमारी शादी हो गई। सबने अपने अपने हिस्से का सुख और दुख पा लिया था और मैं भी ये बात सीख गई थी कि आंखों देखा हमेशा सच नहीं होता। शुक्र है मैं आमना का सच जल्द ही जान गई थी, वरना मैं अनजाने में अपनी ही बहन को नुकसान पहुंचा बैठी थी। कुछ ही अरसे बाद हमने आमना का एक बहुत अच्छी जगह रिश्ता कर दिया और वो अपने ससुराल में अपने शौहर के साथ बहुत खुश थी और मैं अपने शौहर के साथ अपने घर में खुश थी। अल्लाह ने हमें सब्र का सिला दिया था। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।